हेलो गाइस। आज हम अपना सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर लाएंगे। लेक्चर लाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए सॉरी गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो गया है। तो हमने बोला था कि स्टेट जो होता है तीन, मतलब कोई भी मैटर की तीन स्टेट हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो डिपेंड करता है थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोला था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी, तो मैटर जो है सॉलिड फेज में रहना, सॉलिड स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन हमने बोला था जब ये मॉडरेट हो जाएंगे दोनों, तो हमने बोला था कि ये लिक्विड स्टेट में जाना प्रेफर करेगा। और हमने बोला था जब काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी पार्टिकल्स की, तो उस वक्त पे जो सब्सटेंस है वो अपना गैसियस स्टेट में जाना पसंद करेगा। फिर हमने बोला था कि सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसी गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसी लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हमने बोला था सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इनका मास वॉल्यूम सब फिक्स रहता है और शेप भी फिक्स रहती है। और उसके बाद हमने बोला था ये अपनी पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, बाकी इनमें किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि गैसेस क्या होती हैं, बिल्कुल फ्री टू फ्लो होती हैं, और ऐसी लिक्विड्स भी फ्री होते हैं फ्लो होने के लिए, इसलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने सॉलिड्स पे ज़्यादा फोकस किया था और हमने बोला था सॉलिड क्या होगा अपना, दो टाइप के होंगे। एक होंगे क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन और एक होंगे अमॉर्फस। फिर हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की बात की थी। हमने बोला था कि ये क्या होंगे, ऑर्डर्ड होंगे या लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इनका। ठीक है। और जब हमने बोला था ये होंगे डिसऑर्डर्ड, ये इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन होंगे और एक होंगे अमॉर्फस। तो ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होंगे, ये डिसऑर्डर्ड होंगे। हमने बोला ऑर्डर्ड मतलब जो इनके पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल इस टाइप से होंगे, मतलब अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं हमें सेम टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक सॉलिड कोई इस टाइप का एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसमें इस टाइप का पैटर्न है, अगर मैं इधर को जाऊँ तब भी मुझे इस टाइप का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, या आप ये देखो, तो जिस डायरेक्शन में जाऊंगा मुझे उसी टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं नीचे को इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर टाइप का मिल रहा है। ठीक है। तो और लेकिन ये क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर्ड होते हैं, इनके पार्टिकल रैंडमली बिखरे होते हैं, एक दूसरे को टच तो करेंगे लेकिन रैंडमली कैसे भी लगे हुए हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस टाइप से लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जब इनकी बात की थी हमने बोला था कि ये क्या होंगे, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक क्या थी कि सेम सेम प्रॉपर्टी होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमने बोला था कि अगर मैं कोई अपना इस टाइप का सॉलिड मान लूं, और अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मेजर करूं, तो मुझे पार्टिकल के बाद पार्टिकल, पार्टिकल के बाद पार्टिकल, पार्टिकल के बाद पार्टिकल, एक सेम टाइप का इन्वायरमेंट इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूं तब भी मुझे उसी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, पार्टिकल के बाद पार्टिकल, उसके बाद पार्टिकल। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन बट प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देखना चाहते हैं हम इसका, या कोई रेजिस्टेंस वगैरह देखना चाहते हैं। ठीक है। और हमने बोलता कि ये क्या होंगे, ये होंगे आइसोट्रॉपिक। हमने बोलता आइसोट्रॉपिक मतलब जैसा कि ये एक अरेंजमेंट है, अगर मैं इसमें इस डायरेक्शन में मेजर करूं तो मुझे पार्टिकल के बाद पार्टिकल, उसके बाद स्पेस देखने को मिला, अगर यहाँ कहीं पार्टिकल है फिर से पार्टिकल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूँ तो मुझे यहाँ पे पार्टिकल के बाद पार्टिकल, फिर उसके बाद फिर से पार्टिकल। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूँ तो मुझे सेम इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डर्ड है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो होगा शार्प। और हमने बोला था इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा ग्रेजुअल।
ठीक है। उसके बाद हमने बोला था ये होंगे ट्रू सॉलिड और ये होंगे स्यूडो सॉलिड। बाकी ये चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इनसे एक क्वेश्चन भी आता है ट्रू और स्यूडो से। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने जाऊं, कितनी बार क्वेश्चन आता है बोर्ड वगैरह में कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो ग्लास लगे रहते हैं, कांच लगा रहता है, वो ऊपर की ओर से जो है थोड़ा पतला हो जाता है और नीचे की ओर से थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इनकी वजह होती है, जो ग्लास होते हैं वो होते हैं अमोर्फस सॉलिड, जिनका ऑर्डर एक फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो उनमें क्या होती है, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो डिसऑर्डर्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्री वॉल्यूम क्रिएट होता है, फ्री वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो इनमें स्लाइट टेंडेंसी आ जाती है मूव होने की, और ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम बाद जो पार्टिकल का जो फ्लो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, और नीचे की ओर ज्यादा पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर की ओर। तो वहां पे देखा जाता है तो जो ऊपर का पोर्शन है ये थिन होता है, और जो नीचे का पोर्शन होता है वो थिक हो जाता है। ठीक है। सिंस हमने इससे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी में देखा था, सॉलिड्स के पास मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा ये एक फास्ट मोशन तो नहीं दिखा रहे, लेकिन बहुत स्लोली मूव करते हैं अपनी पोजीशन से। तो इस वजह से ही इन्हें स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। स्यूडो मतलब होता है जो सिर्फ, जो कहते तो हैं हम सॉलिड हैं लेकिन बिहेव नहीं कर पाते हैं सॉलिड की तरह, या बोल सकते हैं फेक हैं। ठीक है। तो ये क्या है, अपनी पोजीशन से मूव करते हैं, इस वजह से इन्हें स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, या सुपर कूल्ड लिक्विड, ये मैं बात कर रहा हूं एमोर्फस की। और यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर कांच जैसे पुराना होते जाता है तो उसमें क्या होती है, उसका कलर जो होता है वो हल्का मिल्की टाइप होने लगता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये उसके एमोर्फस जो डोमेन होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं क्रिस्टलाइन डोमेन में। क्रिस्टलाइन डोमेन में कन्वर्ट होने की वजह से उसमें जो कलर होता है, यहाँ पे कलर लेस होते हैं, यहाँ पे मिल्की हो जाता है। ग्लास की बात हो रही है। ठीक है। जो ग्लास होते हैं, ग्लास। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे से कर लिए अपने, हमने एग्जांपल देखे थे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के। क्रिस्टलाइन में हमने बोला था जितने भी अपने आयनिक सॉलिड्स होंगे वो सब क्या होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे। और एमोर्फस में हमने बात की थी पॉलीमर जितने भी होंगे अपने, रबर है जैसे, रबर भी एक टाइप का पॉलीमर है, पॉलीथीन है अपनी, ये सब क्या होंगे, एमोर्फस होंगे। ठीक है। तो हमने बोला था कि एमोर्फस के साथ हमने जो डील करना था वो इतना ही करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइंस को डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन की स्टडी आसान है क्योंकि इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। तो बेस्ड ऑन जो पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है, तो उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन से सब पार्ट है अब देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन, ठीक है, उनके बीच में कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे चार सब कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो होते हैं वो मोलिकुलर फोर्स होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड, सॉरी, ये मोलिकुलर सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। ये हम अमोर्फस को तो अब हमने छोड़ दिया, इससे आगे हम जितनी बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे। इनमें जो फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल तो वैंडरवाल फोर्स। अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फिर जो दूसरे होंगे अपना आयनिक सॉलिड्स होंगे, इनको जो होल्ड करता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपने मेटालिक सोर्स, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उसके बाद अपने आते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फिर से फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है वह है अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके। जो सेकंड अपने होंगे वो होंगे पोलर
और जो तीसरे होंगे अपने, ये होंगे अपने हाइड्रोजन बॉन्डेड। सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टाइप का वैन फोर्स ही है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैन फोर्स होता है, इसलिए हमने इसे अलग कैटेगरी में रखा हुआ, वरना ये भी एक टाइप के पोलर ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वैन अदर वैन फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसे अलग कैटेगरी में रखा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब जो मैं बात कर रहा था ना, कोई भी दो पार्टिकल मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए HCl है, ठीक है। अगर मैं होती तो ये रूम टेम्परेचर पर गैस है, लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करते जाऊँ कम करते जाऊँ कम करते जाऊँ तो क्या होगा, ये दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे करीब आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है डेल्टा निगेटिव आता है और इसमें डेल्टा पॉजिटिव आता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल करता है, वैसे यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव इस पर आएगा, डेल्टा निगेटिव इस पर आएगा, तो ये इस टाइप का एक फोर्स लगता है इनके बीच, ठीक है। तो इसी टाइप के फोर्सेस को क्या कहा जाता है, वैंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो अब मैं इनमें क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है ये सब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं अपने नॉन पोलर, ठीक है। पोलर नॉन पोलर में फोर्स कौन सा होगा, लंडन फोर्सेस होते हैं, जो कि वीकेस्ट सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, ठीक है, इसलिए वीक सॉलिड्स भी होते हैं, वीक। और अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, ओके, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं उसके बाद बात करूं इनके एग्जांपल्स की, तो इनके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं अपना He, वैसे He गैस होती है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर लो किया जाता है तो ये भी सॉलिड हो सकती है। इसके एग्जांपल मैं आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ, ओके गाइस। अगर मैं दूसरी बात करूं तो अपने क्या है नॉन पोलर क्या पोलर। तो यहाँ पे लंदन फोर्सेस इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना डाइपोल होता है ना कुछ भी नहीं होता, इसलिए खाली सरफेस फोर्सेस काम में आते हैं। लेकिन पोलर में क्या होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये भी वीक सॉलिड ही होते हैं, क्योंकि डाइपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा खास होते नहीं है स्ट्रेंथ में, ये भी इंसुलेटर होते हैं, ओके। और यहाँ पे एग्जांपल है जिसकी आप देख सकते हैं सॉलिड HCl, मैं आपको इसका एग्जांपल पहले बताया, इसके बाद डेल्टा निगेटिव होगा, इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव होगा, और इसी सेट को चार्ज का जो एक सिस्टम है जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्या इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को कैरी करता है, उसी को डाइपोल कहा जाता है। जैसे कि ये है, ये एक डिस्टेंस समथिंग, मैं इसकी बॉन्ड लेंथ को मान लेता हूँ L, तो ये हो गया एक डाइपोल। कोई भी दो पॉइंट चार्ज या कोई भी दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो एक डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हो, उस सिस्टम को कहा जाता है डाइपोल, ठीक है गाइज। तो इसका एग्जांपल हमने ये देख लिया। फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। अगर मैं बात करूं ये भी सॉलिड वीक होते हैं, वीक टू मॉडरेट, तो ये भी इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर जितने भी हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी हैं ये सब इंसुलेटर हैं, ये ध्यान रखना आपको, इंसुलेटर, ओके, ये भी इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है अपना H2O, आइस की फॉर्म में जो होता है वो एक सॉलिड है, इसलिए ये किस टाइप का सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है अगर सब कैटेगरी की बात करें उसके अंदर। और क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ठीक है। उसके बाद हम अगर दूसरे आयनिक सॉलिड्स की बात करें, आयनिक सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इनमें बात करूं तो इनमें फोर्सेस कौन से होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आते हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या होता है, अगर मैं देखो एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स या प्लस और प्लस के बीच का रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये किस टाइप के फोर्स होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कंप्लीट चार्ज फॉर्म होता है, जिसमें फोर्स होते हैं कंप्लीट चार्जेस के बीच। तो उन बॉन्ड को उनमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होते हैं। यहाँ पे मैंने डाइपोल क्यों बोला था, जबकि हमारा फॉर्म तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का होता। तो ये इनकम्प्लीट चार्जेस थे, ये पार्शियल चार्जेस थे, इसलिए इन्हें डाइपोल कहा जाता है, ओके गाइस, डाइपोल फोर्सेस।
तो ये फोर्स सीधे अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये फोर्स भी थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। और फैक्टर भी आते हैं, डिस्टेंस वगैरह, कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये वो, लेकिन ये आपको मानना होगा अभी कि ये स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी फिर बात करूँ तो ये स्ट्रांग सॉलिड्स होते हैं, ये मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखें सॉलिड स्टेट में, तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेटर, और मोल्टन, MOLTEN, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट या सॉल्वेटेड स्टेट में क्या होते हैं, और इसमें तो ये कंडक्टर होते हैं। अब अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये एक लैटिस में बधे होते हैं। जैसे NaCl की बात करो तो Na प्लस ऐसे कहीं ऑक्टाहेड्रल होल में बैठा रहता है और Cl इसके बाहर से कुछ इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। हम इसे पढ़ेंगे बहुत डीप में बाद में, लेकिन आपको समझना होगा अभी। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में क्या होगा, इस तरीके से, फिर इसके बाद फिर से Na इस टाइप से लगे रहते हैं, ओके गाइस। हर Na के बाहर 6 Cl होते हैं और हर Cl के पीछे 6 Na होते हैं, ओके। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी देखो, अगर ये सॉलिड स्टेट में अगर ये मूव करने लगेंगे, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आती है वो ड्यू टू आयंस होती है, ठीक है। आयंस, अगर यहाँ पे से Na प्लस मूव करने लगेगा तो ये क्रिस्टल ही टूट जाएगा, और क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है लैटिस एनर्जी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉल्टन स्टेट में आते ही ये आयंस में आयनाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी गेम में आती है, और सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये सॉलिड यहाँ पे सॉल्युबल हो जाते हैं और अपने आयंस दे देते हैं। तो आयन यहाँ पे जब Na प्लस फ्री हो जाएगा और Cl माइनस फ्री हो जाएगा, तो इनके मूव करने की वजह से हम पे क्या आती है, कंडक्टेंस आती है, और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं एज अ कंडक्टर, ओके गाइज। अगर इसके एग्जांपल देखें तो मैंने आपको NaCl बता दिया है, ऐसी बहुत सारे CaCl2 जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आएंगे अपने मेटालिक सॉलिड, ओके। मेटालिक सॉलिड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेटलिक बॉन्डिंग ही गेम होती है। मेटलिक बॉन्डिंग का स्ट्रांग होने का कारण ही होता है ना, कोई भी मेटल, जैसे मैं Fe का एग्जांपल दूं या मैं कॉपर का एग्जांपल दूं, कॉपर, तो कॉपर के जो एटम होते हैं वो एज इट इज नहीं रहते हैं। हर कॉपर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे मैं कॉपर एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग मैटर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये रहते तो इस टाइप से हैं 2+ सॉलिड्स में, लेकिन हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा छोड़ देता है, ऐसे नीचे वाले में, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एटम का इंटरेक्शन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहता है, इसलिए ये फोर्सेस क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स, ठीक है गाइस। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स आप सभी को पता है कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ। तो अगर मैं बात करूं कि जो यहाँ पे की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी वो आ रही थी हमारी किसकी वजह से, आयंस की वजह से, आयंस की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो आ रही किसकी वजह से, आयंस की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस आ रहा है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। इसीलिए ये बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। और मेटल्स में देखते हैं यूनिफॉर्मली जो हीट का कंडक्शन होता है या ट्रांसफर होता है, तो वो किसकी वजह से, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है गाइज। अगर यहाँ पे एग्जांपल करूँ तो जितने भी सॉलिड्स हैं, जैसे कि आप आयरन देखते हैं, कॉपर देखते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके हैं मेटालिक सॉलिड्स के। अब हम बात करेंगे अपना जो चौथी कैटेगरी है कोवेलेंट सॉलिड्स, और इन्हीं को कहा जाता है जाइंट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन जो होता है ना अपना, उसके पास कैटिनेशन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन होता है कि अगर मैं इसे कार्बन को डॉट से दिखाऊं तो ये हर कार्बन के साथ सीधे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है ऐसे, फिर ये वाला कार्बन फिर से 4 बॉन्ड बना सकता है इस टाइप से, इसके भी 1 2
तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हर कार्बन ऐसे ही बना सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, और इसी लॉन्ग चेन को कहा जाता है डायमंड। और डायमंड आप सभी ने सुना है कि हार्डेस्ट थिंग है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ओके। तो ये जो सॉलिड होते हैं ये वेरी स्ट्रांग होते हैं, वेरी स्ट्रांग। अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूं मैं आपसे, तो ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड, या डायमंड, या ग्रेफाइट। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, और भी है इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कोवलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट, ये याद रखना होगा इस आपको, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है ना, ग्रेफाइट कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं कार्बन को इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, इस तरीके से हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, और इसमें होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। अगर मैं नीचे वाली चेन बनाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से रहता है, इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से। तो इनमें क्या होता है, ये एक लेयर दूसरे से किससे, वैंडरवाल फोर्सेस से अटैच होती है। लेकिन जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, वो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करा दूं, इलेक्ट्रॉन भेज दूं, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पे से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से आगे, वो बहुत लॉन्ग चेन होती है। तो अलोंग सीट मूव करता है ये, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, सीट के, लेकिन अलोंग द सीट मूव करता है। और ड्यू टू यहाँ पे क्या होता है, जो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं डिफरेंट, इनके भी जो डिफरेंट लेयर है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं वीक होते हैं। तो इसकी वजह से क्या करता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसकी जो लेयर्स हैं वो स्लाइड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए बढ़िया लुब्रिकेंट भी है, ओके। इतना याद रखना होगा आपको। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को। तो किसी भी सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, वो 7 इसकी कुछ कैटेगरी हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके गाइज। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, हम ब्रेविस लैटिस पढ़ेंगे इसमें, फिर उसके बाद कैसे यूनिट सेल्स को पहचाना जाता है, कि 7 टाइप की यूनिट सेल होती है हम पे, और 17 न 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो उनको याद कैसे करना है, मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा। उसके अलावा हम यूनिट सेल क्या होती है ये चीज़ देखेंगे, और बाकी सब कुछ हम अपनी अपनी अगली क्लास में देखेंगे। टिल देन।